अभिषेक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 अगस्त रविवार के दिन सपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू वसीम आजमी मुमरा आए थे। इस दौरान कुछ मुद्दों पर उनकी हमारी खास बातचीत हुई। पत्रकार परिषद हुई। उर्दू भाषा, लॉकडाउन के पीरियड में बंद पड़ी स्कूलों द्वारा पेरेंट्स से मांगी जा रही फीस, उत्तर प्रदेश में राम राज्य और कुछ स्थानीय मुद्दे, ऐसी तमाम ये बातचीत थी। कैसी बातचीत रही, क्या पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए अबू वसीम आजमी ने, वो हम आपको। देखिए, एजुकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आज ख़ास तौर से माइनॉरिटी को जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है। SC ST जो लोग रिजर्वेशन में आते हैं उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन जो स्कॉलरशिप और लोगों को मिलती है उस स्कॉलरशिप को लेने में इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है कि लोग जानते ही नहीं कैसे ली जाए वो। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के हमारे लोगों ने मुमरा में बैठ कर के पूरे महाराष्ट्र में 85 लोगों को आज जो है उन्होंने उस पर सोशल मीडिया जूम पे लिया और उस सबको ट्रेंड किया जा रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकें। और पिछले साल इन लोगों ने इनकी मेहनत से 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, और अब की बार जो है कम से कम मुझे लगता है कि 6 करोड़ का टारगेट लिया है इन लोगों ने कि 6 करोड़ स्कॉलरशिप लोगों को मिल सके। गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है ना, उस फैसिलिटीज़ को लोग लेने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि लोगों को पहली बात मालूमात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं जाते हैं इंटरनेट पे जाते हैं, काम कर नहीं पाते, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारी इस यहाँ के लोगों ने ख़ास तौर से नसीर साहब, हमारे जो हैं ये फैसल, आदिल साहब, इन लोगों ने मिल करके कोशिश करके लोगों को ट्रेंड किया है, जिसके लिए मैं यहाँ चल के आया इनको बधाई देने के लिए कि भाई आज समाज में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन में हमने किसी को मदद किया तो समझो कि हमने इस मुल्क में रहने वाले वो लोग जो इस मुल्क को आगे चलाने वाले हैं, जो इस मुल्क के आगे रहबर बनने वाले हैं, ऐसे लोगों को अगर हम आगे ले जाएँ तो लगता है इस मुल्क में कुछ सूरत हाल बदल सकती है। इसलिए मैं आज यहाँ आया था। आसिम भाई, इलाकाई ज़ुबान को शामिल किया जा रहा है तालीमी निसाब में, उर्दू का जिक्र नहीं, अभी मरकज़ी हुकूमत का जो फैसला आया, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक ऐसा है कि उर्दू वो ज़बान है जो किसी एक ज़ात धर्म की ज़बान नहीं, कोई भी ज़बान किसी ज़ात की किसी धर्म की नहीं होती है। कोई भी ज़बान, कोई भी लैंग्वेज किसी ज़ात किसी धर्म की नहीं होती है। इसी मुल्क में गांधी जी जब कत्ल हुआ था तो गांधी जी का पूरा FIR, पूरा केस उर्दू में दर्ज हुआ था। और अगर आप थोड़े दिन पहले जाएंगे, पुराने दिनों में आप जाके देखें, कोर्ट के अंदर जितने दस्तावेज़ात मिलेंगे आपको, ज़मीन के कागजात मिलेंगे आपको, पुलिस स्टेशन में जो FIR सब उर्दू में था। लेकिन 47 में जब ये मुल्क 2 हिस्सों में बटा तो जो हालात इस मुल्क के मुसलमानों की है वही हालात इस मुल्क में उर्दू की बना दी गई। उर्दू को बोलते सब हैं लेकिन अपनाने को कोई तैयार नहीं है। और अब जो है ये जो सरकार आई है, इस सरकार का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से मुसलमानों का नाम लो। मुसलमानों को, अगर मुसलमान उर्दू पढ़ता है, आप देखेंगे मैक्सिमम 99.9% अगर उर्दू कोई पढ़ता है तो मुसलमान पढ़ता है। लगता है कि ये सिर्फ मुसलमान की ज़बान होकर रह गई है, ये ऐसा बना दिया गया है। तो उर्दू के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा है। उर्दू के स्कूल बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन अगर उर्दू में एक एप्लीकेशन लिख दी जाए तो पुलिस स्टेशन वाले और बैंक वाले जहाँ भी लिखेंगे आप फाड़ के फेंक देंगे और समझते पढ़ ही नहीं पाते उसको। इसका दूसरा दुख ये है कि जहाँ जहाँ उर्दू को दूसरी ज़बान बनाया गया वहाँ के लोग भी उर्दू को इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते नहीं, सिर्फ बात करते हैं उर्दू की। हमें अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहिए। और देखिए, आप अगर आप कोलाबा में आएंगे, इसी मुंबई में कोलाबा है, वहाँ जितने बोर्ड हैं सब अरबी में लिखे हुए हैं। ये अरबिस्तान तो नहीं है ना, मराठी में लिखी बोर्ड आप, लेकिन अरबी में इसलिए लिखी है कि उनका बिजनेस उससे चलता है। अरब लोग आते हैं, पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। आप जाएंगे बैंकॉक जाएंगे, आप लंदन जाएंगे, आप उन जगहों पर भी अरबी में बोर्ड लिखा है क्योंकि लोग अरब लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं। हमें उर्दू को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि लोग मजबूर हो जाए उर्दू लिखने पे। हमें अपनी गाड़ियों का नंबर उर्दू में लिखने के लिए, हमें बैंकों में एप्लीकेशन उर्दू में लिखने के लिए एक स्ट्रगल करना चाहिए। यूपी में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने उर्दू को दूसरी ज़बान बनाया और ट्रांसलेटर बिठाया हर डिपार्टमेंट में, लेकिन उन ट्रांसलेटरों की छुट्टी हो गई थोड़े दिनों के बाद कि कोई उर्दू इस्तेमाल ही नहीं करता। तो उर्दू ख़त्म करने में सरकार का तो बहुत बड़ा रोल है ही है, और थोड़ा रोल हमारा भी इसमें है कि हम उसको जो है ना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।
और उर्दू एक ऐसा लगता है कि कम्प्लेक्स हो गया है हमको, कि अगर उर्दू बोल देंगे ना तो लोग समझेंगे अरे जाहिल आदमी है ये, और अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ टूटे बोल दिया ना तो लगेंगे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ये ग़ुलामी की निशानी है। मैं निवेदन करता हूँ लोगों से कि इस मुल्क की ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है, इस मुल्क की ज़बान उर्दू और हिंदी है, उसको बोलिए और अंग्रेज़ी को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं कीजिए। और अंग्रेज़ी को ओढ़ना बिस्तर बिछौनी की तरह से 24 घंटे इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ देशद्रोह है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि अंग्रेज़ी बोलना देशद्रोह है। अंग्रेज़ी को हमेशा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी ज़बान नहीं है। 1947 में जब आज़ादी हुई थी उसके बाद ये तय हुआ था कि इस मुल्क की ज़बान अंग्रेज़ी नहीं होगी, यहाँ पर अंग्रेज़ी जो है वो नौकरानी होगी और हिंदी जो है वो महारानी होगी। लेकिन आज भी हिंदी नौकरानी है, अंग्रेज़ी महारानी है। ये अफसोस है, 74वां साल चल रहा है। तो उर्दू को जो निगलेक्ट किया जा रहा है, इस पे ये सरकार जो है वो हर काम करेगी जिसमें कहीं भी मुसलमान आगे बढ़ के काम कर रहा होगा। हसीम भाई, सबसे बड़ा मुद्दा अभी महाराष्ट्र में चल रहा है। कोरोना और लॉकडाउन के इस पीरियड में दिसंबर तक स्कूलें नहीं खुलने वाली है, ये केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है। उसके बावजूद कई निजी स्कूलें हैं, मुंबई हो, ठाणे हो, मुंब्रा हो, नवी मुंबई हो, कल्याण हो, महाराष्ट्र के कई जिलों में एक मुद्दा चल रहा है कि पेरेंट्स से जो है बसों के पैसे, मिसलेनियस फीस, करिकुलम एक्टिविटीज फीस, ऐसी तमाम फीसों की उगाही करना स्कूलों ने शुरू कर दी है। राज्य सरकार गई थी हाईकोर्ट ने उस जीआर पर स्टे दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो कहीं ना कहीं आपकी समर्थित यह महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो अभिभावकों को लॉकडाउन के इस पीरियड में जो है वो इंसाफ देने में नाकाम साबित हो रही है। नौकरियां चली गई है, रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स फीस कहां से भरेंगे, ये सारे पेरेंट्स का आज का सवाल है। इस पर समाजवादी क्या करेगी, एक विधायक होने के नाते आप क्या करेंगे, और जिस सरकार को आपका समर्थन है उस सरकार को आप घुटनों के बल बैठाने के लिए कौन सी नीति पर काम करेंगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास इतने एमएलए नहीं है कि सरकार को मैं झुका सकूं। मैं सरकार की बहुत सारी नीतियों की मुखालफत आज भी कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ इसलिए दे रहा हूं कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आने ना पाए। बकरीद का मसला देखा आपने, हमने बहुत कोशिश किया। 8 कैबिनेट मिनिस्टर गए उद्धव जी के पास, लेकिन उनको पता नहीं क्या दिलो दिमाग में था कि हम देखते हैं, करते हैं, बताते हैं, और नई बात उन्होंने सुना। मैं इस स्कूल के मुद्दे पर एक डेलीगेशन लेकर गया था वर्षा गायकवाड़ के पास, और हमने बात किया था कि भाई फ़ीस देखिए, फ़ीस तो लेना ज़रूरी है स्कूलों को, लेकिन कौन सी फ़ीस, जो बेसिक फ़ीस है। अब जो उसमें आप बस का ले रहे हैं और जो अलग अलग चीज़ों का उसमें ले रहे हैं वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर एकदम फ़ीस नहीं ली जाएगी तो टीचरों को तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? हम नहीं कह रहे कि और दूसरे, सिर्फ टीचरों की तनख्वाह का पैसा इतना आ जाए कि स्कूल वाले उनको दे सकें। और जो स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं उनको तो पूरी फ़ीस माफ़ कर देना चाहिए कि उनके तिजोरी में पैसे हैं, वो 2, 4, 6 महीने चला सकते हैं। ये मांग हमने एक बार नहीं 10 बार किया है। इलेक्ट्रिक बिल के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक बिल माफ़ करो, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ परसेंटेज माफ़ की गई हैं, लेकिन हमारी सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। इसकी मैं खुल के साथ देने के बावजूद भी इसकी हम पूरी मुखालफत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि स्कूल की फ़ीस जो है, जो एक्स्ट्रा ली जा रही है, वो फ़ीस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर स्कूलों को फ़ीस सरकार जो है लेने के लिए अलाउ करती है तो सरकार जो है वो बंद करे और स्कूलों को पैसे सरकार देवे अपनी तरफ से, उनको विदाउट इंटरेस्ट पैसा कुछ दे दो, और जब पैसा उनको आएंगे वापस कर देंगे आपको। इसी तरह से उन्होंने कहा कि दुकानें जो भाड़े पे मकान है, दुकान है, उसका भाड़ा 3 महीने का, 6 महीने का नहीं लेना चाहिए। अगर किसी आदमी के पास एक ही दुकान है, एक ही मकान है, कोई बेवा औरत है, कोई मजबूर आदमी है जो उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, और सरकार ने कह दिया पैसा मत लो, रेंट नहीं लेना चाहिए, तो आदमी खाएगा क्या? ऐसी सूरत में सरकार को ऐसे लोगों को जो यहाँ कितना लाख करोड़ रुपया, क्या 20 लाख करोड़ कितना हो रहा है, याद नहीं आ रहा कितना करोड़ आया था, जो वो 20 लाख करोड़ रुपया जो आया वो किसके पेट में गया पैसा? वो पैसे इन लोगों को देना चाहिए, लैंडलॉर्ड को दे देना चाहिए कि भाई ये पैसा ले लो, तुम लोगों से भाड़ा मत लो। अभी जब 6 महीने 8 महीने के बाद मामला बिल्कुल सही हो जाएगा तो ये पैसे हमको विदाउट इंटरेस्ट वापस दे देना, ये सरकारों को करना चाहिए। और ये हो रहा है दूसरे मुल्कों में, यहाँ नहीं हो रहा है। आसिम भाई, आप उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अराजकता का माहौल है, रोजाना कोई ना कोई बड़े बड़े अपराधों के मामले आते हैं, पुलिस की शमूलियत आती है, नाबालिग लड़कियों के साथ में भी पुलिस द्वारा गलत किए जाने का मामला आ रहा है। तो
योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कहा है और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि राम राज्य की शुरुआत हुई है। तो क्या कैसे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप, कैसे कौन से दृष्टिक्षेप से देखते हैं तमाम उत्तर प्रदेश की फिलहाल के इस मौजूदा हालात को? अगर रामराज यही है कि रामराज की शुरुआत हुई है और लड़कियों का बलात्कार और लोगों का मर्डर बगैर किसी केस के लोगों को एनएसए में डाल दिया जा रहा है, एक मुकदमे आजमगढ़ में 2-3 मर्डर हो गए एक ही रात में। हाँ मुझे मालूम है, वहाँ हुआ देवगांव थाने में 2 मर्डर एक साथ में हो गया, ये सब हो रहा है। तो ये रामराज की बात करने वाले राम के नाम को भुना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो सचमुच सही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको खड़े हो जाना चाहिए इनके खिलाफ कि राम राज को तुम इस तरह बदनाम कर रहे हो। इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, एक ढोंग। और इन लोगों ने वहाँ पर मंदिर बना करके लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कि मंदिर का जो है शिलान्यास रखा जा रहा है, अब ये 2 साल 3 साल तक चलाएंगे इसी तरह से और जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। दूसरी तरफ कोरोना में लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है, क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि आज यूपी में कोई आदमी जो है बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल मतलब एकदम किसी तरह से किसी काम में भी सक्सेस नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़, धर्म का नाम लेकर के ये लोग जो है लोगों को वर्गला करके कुछ न मिले, खाना नहीं मिले चलेगा, मर जाएंगे चलेगा, कोरोना में दवाई नहीं मिलेंगी चलेगा, क्राइम कितना भी होगा चलेगा, लेकिन मंदिर बना रहे हैं हम, इस नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सरकारें चल रही हैं। इसका लोगों को खुल करके अपोज करना चाहिए। कल ही शिवपाल यादव जी का एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी को अब एक हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मतलब अब चाचा भतीजी की जो लड़ाई है वो खत्म होने की कगार पर दिख रही है। कितना फायदा पहुंचेगा समाजवादी को इसका? नहीं, देखिए हम सब चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से जो लोग अलग हुए हैं, चाहे चाचा हो या और कोई भी हो, अगर वो किसी ऐसी वजूहत से हुए हैं कि जो कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं है, कोई आदमी वसूल के ऊपर हटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई आदमी टिकट नहीं मिला या और कोई वजह हुई, इसको अपमान हो गया, चला गया, ऐसे सब लोगों को अखिलेश जी से मैं ज़रूर कहूँगा उन सबको इकट्ठा कीजिए, वोट बिखरने ना पाए। पिछली बार मायावती जी ने 105 टिकट दिया मुसलमानों को, कांग्रेस ने दिया टिकट और मुसलमानों को वोट की तियाँ पाछी कर दी गई। हम लोगों ने कम से कम 150 सीटें ऐसी हारे हैं जो थोड़े वोटों से, कहीं मुस्लिम कहीं यादव, जिनको बहकाया गया और जिन लोगों ने वोट यहाँ वहाँ दे दिया, उसके बाद हारे हैं। तो अभी भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से बीएसपी और कांग्रेस का अलायंस हो जाए, मुसलमानों का वोट बढ़ जाए। तो इसमें हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि सेकुलर, चाचा ही नहीं सिर्फ सारे सेकुलर इकट्ठा खड़े हो जाएं। सेकुलर बनाम कम्युनल इलेक्शन होगा तो शायद हम लोग जरूर जीत सकते हैं।